वेलकम स्टूडेंट, डिप्लोमा सिविल सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर। सब्जेक्ट आरसीसी डिज़ाइन। तो आरसीसी का मेरा ये दूसरा लेक्चर है और जिसमें मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि मैंने प्री टेंशनिंग और पोस्ट टेंशनिंग में बात की थी। यहाँ पर कुछ पॉइंट पे हम बात करेंगे। आरसीसी का जो हमारा मेंबर है, पूर्व तनन। पूर्व का मतलब होता है कि जो आपने पहले ही उसको तनाव पैदा किया। पूर्व तनन यानी कि पूर्व मीन्स प्री टेंशनिंग। प्री टेंशनिंग यानी कि पहले ही आपने उसको टेंशन प्रोवाइड कराई। सबसे पहला पॉइंट आता है, तारों में तनन उत्पन्न करने के बाद सांचे में कंक्रीट भरी जाती है। मैंने बताया था कि जब हमारे पास ये कोई ब्लॉक है और इसके अंदर हमने कोई वायर डाली, ये मैंने एक स्टील वायर डाली, मैंने इसको यहाँ से भी इस डायरेक्शन में खींचा और इस डायरेक्शन में खींचा, तो इस तार में टेंसाइल स्ट्रेस उत्पन्न हुई। टेंसाइल स्ट्रेस उत्पन्न होने पर जब हम अपोजिट डायरेक्शन में खींचते हैं किसी भी वायर को या किसी को पार्ट को भी, तो यहाँ पे हमारा टेंसाइल स्ट्रेस उत्पन्न हो। टेंसाइल स्ट्रेस जब हमारी उत्पन्न हो गई, फिर हमने इस ब्लॉक के अंदर कंक्रीट भर दी। जब कंक्रीट भर देते हैं तो ये हमारा ब्लॉक बिल्कुल इस स्टील वायर को जकड़ लेता है, और जब हम इस पर लगाया गया एक्सटर्नल फोर्स हटा देते हैं तो ये हमारा फोर्स हटने के बाद में सिकुड़ता नहीं है, क्योंकि पहले से ही ऑलरेडी जो हमने कंक्रीट डाली थी वो उसको जकड़ लेती है। तो प्री टेंशनिंग का मतलब ये है कि तारों में उत्पन्न करने के बाद सांचे में कंक्रीट भरी जाती है। नंबर फर्स्ट। नंबर 2, तारों को खींचने के लिए दृढ़ पोत और पाप की आवश्यकता पड़ती है। जब हम तार खींचते हैं तो हमारे पास तार है, हमने तार को इस साइड में खींचा, इस साइड में खींचा। जब हम तार खींचते हैं तो कहीं ना कहीं हमें एक मैकेनिकल डिवाइस या एक कोई भी ऐसी दृढ़ चीज़ जिसका सहारे से हम इसको खींचते हैं ताकि इसके अंदर तनाव उत्पन्न रहे। नंबर 3, कंक्रीट डालते समय पृथ्वी बलों की क्षति की संभावना रहती है। अब जैसे आपने ये ब्लॉक बनाया, अब इसमें हमने कंक्रीट डाली, ये ब्लॉक तो हमने बना दिया, इसमें हमने जो कंक्रीट डाली, इस कंक्रीट को जब डालते हैं, जब हम इसमें कंक्रीट को डालते हैं तो पृथ्वी बल इनमें स्ट्रेस की क्षति होने की संभावना रहती है। जो हमारे पास वायर है उसकी क्षति होने की संभावना बनी रहती है। कंक्रीट के सुगड़ने पर पृथ्वी बलों की हानि होती है। जब कंक्रीट सुगड़ती है तो हमारे पृथ्वी बलों की हानि होने की संभावना रहती है। तो प्री टेंशनिंग का जो मेन फंक्शन है वो यही है कि तारों में तनन उत्पन्न करने के बाद सांचे में कंक्रीट भरते हैं, तारों खींचने के लिए किसी न किसी मैकेनिकल डिवाइस का यूज़ करते हैं, और कंक्रीट डालते समय पृथ्वी बलों की क्षति की संभावना रहती है और कंक्रीट के सुगड़ने पर पृथ्वी बलों की हानि होती है। अब नंबर 5 आता, तारों को वक्र की स्थिति में रखकर खींचकर कठिन पड़ता है, क्योंकि सांचे में कंक्रीट टेंसाइल के बाद भरी जाती है। अगर आपने किसी वायर को वक्र की स्थिति में रखकर खींचना चाहा, वक्र का मतलब ये कर्व, इस तरह से यूँ खींचना चाह रहे हो तो कठिन पड़ता है, क्योंकि सांचे में कंक्रीट तनन के बाद भरी जाती है। परिवहन व्यय अधिक आता है और छोटे माप के अवयवों के लिए ये ठीक रहती है। अब जैसे कि मैंने बताया कि जब आपने प्री टेंशनिंग से कोई मेंबर बनाया, प्री कास्ट किया, तो प्री कास्ट
मेंबर जब हमने डिज़ाइन कर लिया, अभी हमारे एक मेंबर बन गया। सपोज़ मैंने ये कोई एक बीम बनाया, बीम मेरा रेडी हो गया। जब मेरा ये बीम रेडी हो गया तो इस बीम के बाद तो मैंने कोई मेंबर बनाया और इस मेंबर को बनाने कास्ट करने के बाद मुझे मालूम हुआ कि इस मेंबर को बनाने के बाद मालूम हुआ कि इस मेंबर को उठाकर लेके जाना, तो ट्रांसपोर्ट भी अधिक आता है और छोटे माप के अवयवों के लिए ये ठीक रहती है। फैक्ट्री उत्पादन संभव है और गुणवत्ता कंट्रोल बना रहता है। बड़े व्यापारिक पैमाने पर उत्पाद किए जा सकते हैं। सबसे अहम बात यह है प्री टेंशनिंग प्री कास्ट मेंबर की, कि जो हमारे पास कोई पर्टिकुलर फैक्ट्री है और इसके जितने भी स्पेसिफिकेशन है या मानक है उसको हम पूरा कर सकते हैं। और जो भी हमारी क्वालिटी है किसी मेंबर के लिए या कोई सीमेंट रेशियो, सपोज हमने 1:2:4 का कोई सीमेंट लगाया है तो उस रेशियो में पूरा कंट्रोल रहता है, क्योंकि कोई भी फैक्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं चाहेगी कि उसका जो भी उसने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया है कि उसके अंदर कोई भी कमी आए। तो किसी भी फैक्ट्री में या किसी भी यार्ड में जब हम कोई चीज़ बनाते हैं ना, तो वो काफ़ी हद तक अपने IS कोड को फॉलो करती है और उसके अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी ज़रूर होती है। क्योंकि साइट पे तो जैसे ही इंसान की निगाह बसती है तो बहुत ज़्यादा उसके अंदर कॉन्ट्रैक्टर, ठेकेदार या अदर लोग उसमें बहुत बहुत घोटाला कर देते हैं। और किसी भी कंपनी से जुड़ा कोई काम है तो वो अपने प्रोडक्ट में काफ़ी गुणवत्ता का ध्यान रखते हैं और अपनी क्वालिटी को वो हमेशा कंट्रोल में रखते हैं। फैक्ट्री ग्राउंडिंग की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तारें सीधी कंक्रीट पिंड में दबी रहती हैं। ग्राउंडिंग का मतलब ये होता है कि जैसे आपने कोई कंक्रीट डाली है किसी स्टील वायर के ऊपर, तो उसमें लगातार आप, जैसे मेरे पास ये होल है, अब ये होल मेरे पास है तो अब इसमें मैंने कोई कंक्रीट डाली, तो इसमें मैंने कोई कंक्रीट, तो इसमें ग्राउंडिंग कर सकता हूँ मैं, ताकि इसके अंदर जो भी बोइड्स हैं वो बाहर की ओर निकल जाएं और कोई भी स्पेस खाली ना बचे। तो ग्राउंडिंग की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तारें सीधी कंक्रीट पिंड में दबी रहती हैं। इस विधि में पृथ्वी बलों की क्षति अधिक होती है, और जो हमारी ये विधि है तो इसमें जो स्ट्रेसिस की जो हानि है वो काफ़ी अधिक होती है। तो हम सारी ये बातें प्री टेंशनिंग के लिए कर रहे हैं। तो प्री टेंशनिंग के हमारे पास ये लगभग 9 पॉइंट हमने बताए। तारों को बकरी की स्थिति में रखकर खींचना कठिन पड़ता है, क्योंकि सांचे में कंक्रीट टेंसाइल के बाद बही रहती है। ट्रांसपोर्ट भी अधिक आता है और छोटे माप के अवयवों के लिए ये ठीक रहती है। फैक्ट्री उत्पाद संभव है और गुणवत्ता कंट्रोल बना रहता है। बड़े व्यापारिक पैमाने पर उत्पाद किया जा सकता है। ग्राउंडिंग की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तारें सीधे कंक्रीट पिंड में दबी रहती हैं और इस विधि में पृथ्वी वालों की क्षति अधिक होती है। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है पोस्ट टेंशनिंग आता है। पोस्ट, जिसका हिंदी में नाम है पश्च। पश्च का मतलब है पोस्ट, तरण का मतलब है टेंशन। सांचे में कंक्रीट भरकर और सेट होने के बाद ही तारों को खींचा जाता है। सांचे में कंक्रीट भरकर और सेट होने के बाद ही तारों को खींचा जाता है। तारों को कठोर हुई कंक्रीट से जेक सटाकर खींचा जाता है और
पोत पाव आवश्यक नहीं है। पोस्ट टेंशनिंग, सांचे में कंक्रीट भरकर और सेट होने के बाद ही तारों को खींचा जाता है। तो पोस्ट टेंशनिंग में क्या, स्टूडेंट समझे हमारी बात। पोस्ट टेंशनिंग में क्या है कि जैसे हमारे पास ये एक अब इसमें मैंने कोई एक होल छोड़ दिया, ये होल है, इस होल में कोई तार डालेंगे बाद में, तब आप खींच सकते हैं। इस तरीके से मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास कोई ये पार्ट है और मैंने यहाँ पे क्या किया, एक होल छोड़ा और उस होल में मैंने इस तरीके से ये स्टील वायर डाली। तो कह सकता हूँ कि सांचे में कंक्रीट भरकर और सेट होने के बाद ही तारों को खींचा जाता है। सांचे में कंक्रीट भरकर, तो सांचे पहले कंक्रीट भर दी और उसको सेट होने के बाद में ही तारों को खींचा जाता है, क्योंकि इसके अंदर डक छोड़ देते हैं, हॉल छोड़ देते हैं। तारों को कठोर हुई कंक्रीट से जैक हटाकर खींचा जाता है और पोत पाव आवश्यक नहीं है। अब जैसे हमारे पास कोई प्रीकास्ट मेंबर है और उसमें पहले से ये होल खाली है, हमने कोई यहाँ पर तार डाला और इस तार को खींचने के लिए हमने यहाँ पे बहुत बड़ी मैकेनिकल डिवाइस लगा दी, यूँ तो ये खींचेगा और यहाँ से भी खींचेगा। तो जैक हटाकर खींचा जाता है और पाव आवश्यक नहीं है। प्रत्यास्थ विकृति गाढ़ प्रतिबलों में कोई क्षति नहीं होती है। प्रत्यास्थ इलास्टिसिटी विकृति होने के कारण प्रतिबलों में कोई क्षति नहीं होती है, क्योंकि हम इसको खींचते हैं। कंक्रीट के सिकुड़ने पर प्रतिबलों की हानि नहीं होती है और क्योंकि तारों की तनन बाद में किया जाता है। कंक्रीट अगर हमारी सिकुड़ती है, जाहिर सी बात है, हम कंक्रीट डाल देते हैं तो वो सिकुड़ती ज़रूर है। कंक्रीट के सिकुड़ने पर प्रतिबलों की हानि नहीं होती है, क्योंकि तारों को तनन बाद में दिया जाता है। कर्तन को रोधित करने के लिए तारों को ऊपरी वक्र देकर खींचा जा सकता है, क्योंकि वाहिकाएं वक्र में पहले ही बना ली जाती हैं। परिवहन व्यय कम आता है और क्योंकि प्रबलन का कार्य स्थल पर ही संपन्न किया जाता है और लंबे स्पानों के लिए यह विधि संतोषजनक रहती है। तो शेयर को रोधित करने के लिए तारों को ऊपरी वक्र देकर रखा जा सकता है, क्योंकि वाहिकाएं वक्र में ही पहले बना ली जाती हैं। और परिवहन व्यय कम आता है, परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्ट खर्चा कम आता है, क्योंकि प्रबलन का कार्य स्थल पर ही संपन्न किया जाता है। लंबे स्पानों के लिए यह विधि संतोषजनक है। तो ट्रांसपोर्ट का जो खर्चा हमारा है वो बहुत कम होता है, ट्रांसपोर्ट का खर्चा हमारा बहुत कम होता है। परिवहन व्यय कम आता है, क्योंकि प्रबलन का कार्य स्थल पर ही संपन्न किया जाता है। लंबे स्पानों के लिए यह विधि संतोषजनक रहती है। अब परिवहन कम आता है, यानी कि परिवहन व्यय का मतलब खर्चा, क्योंकि प्रबलन का कार्य स्थल पर ही संपन्न किया जाता है। लंबे स्पानों के लिए यह विधि संतोषजनक रहती है। निर्माण में अधिक चौकसी रखनी पड़ती है, क्योंकि स्थल पर फैक्ट्री जैसी उत्तम कार्य स्थिति उपलब्ध नहीं हो पाती। अब जब हम कहीं निर्माण पर कार्य करते हैं जहां हमारा एक काम चल रहा है, तो वहां पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है। अगर हमें दो मेंबरों को आपस में जोड़ना है
भाई एक हमारे पास पार्ट ये है, दूसरा पार्ट हमारे पास ये। अब जोड़ने के लिए अब ये हमारे पास ये आपस में कुछ क्षण है, तो हमें बहुत ज़्यादा कार्य करना होगा, जिससे क्योंकि प्रबल कार्य स्थल पर ही संपन्न किया जाता है। लंबे स्पानों के लिए ये विधि संतोषजनक रहती है। निर्माण में अधिक चौकसी रखनी पड़ती है, क्योंकि स्थल पर फैक्ट्री जैसी उत्तम कार्य स्थितियाँ उपलब्ध नहीं हो पाती। वाहिकाओं में ग्राउंडिंग करनी पड़ती है, जो एक कठिन कार्य है, और इस विधि में पृथ्वी बलों की क्षति अपेक्षाकृत कम होती है। इस विधि में पृथ्वी बलों की क्षति अपेक्षाकृत कम होती है। वाहिकाओं में ग्राउंडिंग करनी पड़ती है, जो एक कठिन कार्य है, और निर्माण में अधिक चौकसी रखनी पड़ती है, क्योंकि स्थल पर फैक्ट्री जैसी उत्तम कार्य स्थितियाँ उपलब्ध नहीं हो पाती। परिवहन व्यय कम आता है, क्योंकि प्रबल कार्य स्थल पर ही संपन्न किया जाता है। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो प्री पोस्ट टेंशनिंग के हैं। तो पोस्ट टेंशनिंग में क्या है कि जो टेंडन वायर होती है उसके लिए हम स्पेस छोड़ते हैं खाली, फिर उसके अंदर हम वो रबड़ वगैरह भर देते हैं। जैसे मैं एक फिगर बना कर दिखाता हूँ आपको। इसका मैं बना देता हूँ साइड व्यू। इस टाइप से साइड व्यू देख लीजिए। ये मेरा एक बीम जा रहा, इसके अंदर मैंने बहुत सारे इस टाइप से पार्ट छोड़ रखे। अब मैं क्या करूँगा कि इस पार्ट में ये मैंने होल छोड़ दिए। अब इस होल में मैंने को रबड़ वगैरह भर दी। फिर जब मुझे इस पे टेंडन डालनी होगी तो मैं टेंडन वायर डालूंगा। टेंडन वायर हम डालेंगे इसके अंदर। टेंडन वायर डालने के बाद फिर इसको खींचेंगे, यहाँ से हम बाहर की ओर खींचेंगे। ऐसे ही दूसरा मेंबर है, तो उसमें टेंडन वायर डालेंगे, खींचेंगे, फिर हम इसके अंदर एक क्या करते हैं, ग्राउंडिंग कर देते हैं। ग्राउंडिंग करनी होती है इसमें, क्योंकि ग्राउंडिंग करने के लिए अब इसमें सीमेंट कंक्रीट मसाला मिला सकते हैं। तो ग्राउंडिंग इसमें ज़रूर बोला। इसमें इससे पहले जो हम बात कर रहे थे उसमें ग्राउंडिंग नहीं होती थी। ग्राउंडिंग की आवश्यकता प्री टेंशनिंग में नहीं होगी। यहाँ लिखा है ग्राउंडिंग की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तारें सीधी कंक्रीट पिंड में दबी रहती हैं। इसमें पोस्ट टेंशनिंग में ग्राउंडिंग की आवश्यकता होगी, क्योंकि जब हम कोई टेंडन वायर किसी प्रीकास्ट में डालेंगे और दूसरे प्रीकास्ट से जोड़ेंगे, उसमें हमें ग्राउंडिंग करनी होगी। वायर डालने के टेंडन्स डालने के बाद में, टेंडन्स आप समझ लो, मैं टेंडन्स जो बोल रहा हूँ, टेंडन सिर्फ स्टील वायर को बोल रहा हूँ। जो स्टील वायर हमें, जैसे मैंने टेंडन बोला, टेंडन, तो टेंडन वो हुआ कि जो हमारे पास कोई ये होल है और इसके अंदर मैंने कोई वायर डाली, तो टेंडन वायर कहलाती है। तो पोस्ट टेंशनिंग में हमें ग्राउंडिंग करनी होती है, यह हमें विशेष ध्यान देना है। तो आखिरकार पोस्ट टेंशनिंग का मतलब ये है कि जो हमने प्रीकास्ट मेंबर बनाए, जैसे बहुत बड़े हम ब्रिज बनाते हैं तो वहाँ पे हम ज़्यादातर प्रीकास्ट मेंबर रखते हैं, और फिर टेंडन वायर डालकर उनको किसी न किसी मैकेनिकल डिवाइस से उन टेंडन वायरों में हम टेंशन प्रोवाइड कराते हैं, और फिर उसके ऊपर कंक्रीटिंग या ग्राउंडिंग कर देते हैं। तो आरसीसी सब्जेक्ट में, आरसीसी स्ट्रक्चर का सब्जेक्ट है, इसमें मैंने आपको प्री टेंशनिंग, पोस्ट टेंशनिंग और के बारे में बताया। तो आप इनको ढंग से याद रखें, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट हैं। बाकी जो भी टॉपिक मुझे बेहतर लगेगा मैं उस पर और बताऊंगा, और आप इसके नोट्स बनाते हुए चल रहे हैं। जो पॉइंट मैंने लिखवाए ये काफ़ी हैं, और आपके पास कोई बेहतर बुक अगर है उसमें कुछ बेहतर पॉइंट लगते हैं तो आप उसको भी नोट कर सकते हैं। स्टूडेंट याद रखें कि जो भी मैंने ये सर्चिंग करके पॉइंट आपके लिए प्रोवाइड कराए, कहीं ना कहीं ये भी इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड हैं, और
अगर आपको कोई टॉपिक इस पॉइंट इसमें याद करना डिफ़िकल्ट लगता है तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अपनी बुक से देख कर जो अच्छा लगे उसको नोट कर लीजिएगा। इसलिए नोट्स जब आप बनाते हैं तो हर सटीक वो पॉइंट ले लेते हैं जो आपको ईजी लगता है। तो जितनी भी आपके सब्जेक्ट हैं, अगर पर्टिकुलर सब्जेक्ट का हम अपना पर्सनल व्यू से नोट्स बनाएं तो वो हमारी लैंग्वेज का नोट्स हो जाएगा और हम किसी पॉइंट से किसी भी टॉपिक पर अच्छी तरीके से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो इसलिए आप हर टॉपिक को नोट करते हुए चलें, समझते हुए चलें। कोई समझ में बात नहीं आ रही है तो हमसे डिस्कशन करें और ये लापरवाही ना करें सिर्फ क्लास हो गई, अब कुछ हमें नहीं देखना, कुछ नहीं करना, तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। तो आप समझें, परिस्थितियाँ समझें, जानें और इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि हमें नोट्स बनाने के साथ साथ इसको याद भी करना है। और जो आरसीसी सब्जेक्ट है, आप ख़ास तौर पे इसका ज़रूर नोट्स बनाएं। ज़्यादातर इसके अंदर न्यूमेरिकली पोर्शन है, बट कुछ टॉपिक इसके ऐसे हैं जो थ्योरी वाले हैं और इसके अंदर ही बहुत गहराई होती है। थ्योरी का मतलब भी ये नहीं है कि आपने ऐसे ही ऊट-पटांग लिख दिया। इसमें हर पॉइंट का आप मीनिंग समझ सकते हैं और जब आप पूरा समझ लेंगे प्री टेंशनिंग और पोस्ट टेंशनिंग क्या है तो अपने आप भी बहुत सारी लाइनें आप लिख सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आप अपने सब्जेक्ट के प्रति लगाव रखें और बिना किसी खौफ के नोट्स रेडी करें। और बेहतर ये होगा कि जैसे ही क्लास ऑफलाइन शुरू हो तो जो भी आपने जिस सब्जेक्ट का नोट्स बना रखा है तो टीचर कहे या ना कहे आप उसको एक बार चेक भी करा सकते हैं। ख़ास तौर पर मैं आपके ये नोट्स ज़रूर देखूँगा और कहीं ना कहीं इसका आपके ही रिकॉर्ड में बेनिफिट रहेगा। तो जितनी भी वीडियो हम डाल रहे हैं उनको देखते रहें, समय पे उसको देखते रहें और देखते हुए समझकर उसको अच्छी तरीके से करते रहें। तो स्टूडेंट इस टॉपिक पे इतना ही और बाकी हम कोई नेक्स्ट टॉपिक लेकर फिर आएंगे और आप अच्छी तरीके से इसकी स्टडी करते रहिए। थैंक यू क्लास। बाकी फिर नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात है।